चलिए, सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम जो लेक्चर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, क्या है बेटा? इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट। हम वेस्टर्न आइडियोलॉजीज पढ़ रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोशोलॉजी, यानी कि वेस्टर्न आइडियाज़ क्या कहते हैं इसके बारे में। वेस्टर्न आइडियाज़ का अर्थ ही यहाँ पर वेस्टर्न सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आइडियाज़ हम सोशोलॉजी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। हमने इस कॉन्टेक्स्ट में ये अच्छे से अब तक समझा कि कार्ल मार्क्स क्या कहते थे। कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि किसी भी एक समय में किस तरह की सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, क्या पॉलिटिकल रूल्स होंगे, क्या सोशल नॉर्म्स होंगे, आइडियाज़, वैल्यूज़, कस्टम, कल्चर, मैनर होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस समय का मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। यानी कि उन्होंने एक बिल्डिंग के रूप में आपके सामने एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटी को प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो इकोनॉमी होगा, यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रिलेशंस। ये दो चीज़ें फाउंडेशन में हैं। इन्हीं चीज़ों से फिर विकसित होगा ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें कि सभी अलग सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। फिर चाहे वो लिटरेचर की बात हो, आर्ट्स की बात हो, एजुकेशन की बात हो, गवर्नमेंट की बात हो, सब कुछ उसी दिशा में वही आइडियाज़ के तहत काम करेगा जैसा कि फाउंडेशन होगी, जैसा कि बेस होगा। यानी कि यहाँ पर ये कहते हैं कार्ल मार्क्स कि जो मटीरियल डेवलपमेंट है ये आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करती है। आइडियाज़ मटीरियल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। मटीरियल डेवलपमेंट से आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं। आपके आइडियाज़ की शेपिंग मटीरियलिज्म से आती है। ऐसा मैंने एग्जाम्पल के तहत आपको समझाया था। हम कार्ल मार्क्स को समझ चुके। उन्होंने ये कहा कि अब इस सिस्टम में परिवर्तन कैसे आएगा, चेंज कैसे आएगा। तो चेंज जब भी आना है, उनका मानना यह है कि ये क्लास स्ट्रगल्स की वजह से आएगा, क्योंकि इस सिस्टम ऑफ इकोनॉमी में इनबिल्ट ही कुछ इस तरह के विरोधाभास होंगे, कुछ इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी, जिन कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। और वही कन्फ्लिक्ट्स को जब भी एक राइट पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटी मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, वो सभी के सभी कन्फ्लिक्ट्स बड़े स्केल पर इमर्ज होंगे और फिर वो रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे। तो ये जो क्लास स्ट्रगल्स हैं, ये जो क्लास कन्फ्लिक्ट हैं, यही रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे। और ये रेवोल्यूशन एक तरह का वो परिवर्तन है जिसमें जो पहले की डोमिनेट करने वाली क्लासेस हैं, जो आज सबऑर्डिनेट हो चुकी हैं, वो आज की डोमिनेट करने वाली क्लासेस को ख़त्म करके वापस से अपनी लॉस्ट अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो लॉस्ट वेल्थ है इनसे, जो लॉस्ट स्टेटस है इनका, जो लॉस्ट पोजेशंस हैं, ये वापस से रीगेन करेंगे। और इसे ही एक बड़ा परिवर्तन कहा गया उस समय में। और ये जब भी होगा क्लास स्ट्रगल से होगा। उन्होंने बताया कि चाहे हम ह्यूमन एडवांसमेंट की डिफरेंट स्टेजेस को देखें तो सभी स्टेजेस किसी न किसी कन्फ्लिक्ट से परिभाषित हैं। यानी कि हर स्टेज में आपको कन्फ्लिक्ट ही नज़र आएगा, क्लास स्ट्रगल नज़र आएगी। वो अलग अलग मेंबर्स के बीच में बताई गई, कभी वो किसी फ्यूडल लॉर्ड के बीच में बताई गई और उसके तहत जो सर्फ्स हैं उनके बीच बताई गई, कभी वो ये बताई गई कि कोई पैट्रिशियन है और उनके तहत कोई प्लेबियंस हैं, कभी ये बताई गई कि कोई एम्पायर है, कोई रूलर है और उसके सब्जेक्ट है। तो डिफरेंट टाइम पर और एक टाइम पर बताई गई कि कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई एम्प्लॉयर हैं, कोई कैपिटलिस्ट है और उसके नीचे वर्कर हैं। तो हर समय में उन्होंने बताया कि दो सेक्शन होते हैं, एक वो जो डोमिनेट करता है और एक वो जो डोमिनेट हो रहा होता है। यानी कि एक वो जो ऑप्रेस करता है, ऑप्रेसर, और एक वो जो ऑप्रेस हो रहे होते हैं, द ऑप्रेस्ड। तो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड हर समाज में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और इन्हीं के बीच के कन्फ्लिक्ट्स, इन्हीं के बीच की स्ट्रगल्स, क्योंकि ये दोनों अब दो क्लास बन चुकी हैं, ये दोनों क्लासेस के बीच की स्ट्रगल्स ही परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो परिवर्तन आता है। ये महत्वपूर्ण था, ये हमने अब तक समझा। अब हम एमिले दुर्खेम के कंसेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। पहले इनके बारे में हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। हमने सोसाइटी के पिछले लेक्चर्स के बाया भी दुर्खेम के जिक्र किए हैं कि इन्होंने किस तरह से बताया कि कॉपरेशन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते, ये कॉपरेशन की बात करते हैं। ये बताते हैं कि एक बॉडी की तरह ही सोसाइटी फंक्शन करती है, जिसमें हर कोई ऑर्गन
दूसरे ऑर्गन को कॉपरेट कर रहा है, और जब ये कॉपरेशन होती है तभी जिस तरह से एक लिविंग बॉडी जीवित रह पाती है, एक सोसाइटी जीवित रह पाती है। तो सोसाइटी को जीवित रखने के लिए कॉपरेशन महत्वपूर्ण है, सभी एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं। ऐसा कंसेप्ट यहाँ पर बताया गया, हमने इस चीज़ को समझा भी था। ओके, अब हम आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। एमिले दुर्खैम की बात करें तो 1858 से 1917 के बीच इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? इनकी पृष्ठभूमि लगभग फ्रांस से ही जुड़ी रहेगी, क्योंकि इनका जन्म ही वहाँ पर हुआ है। जर्मनी के साथ जुड़ता हुआ फ्रांस, ये अगर हम फ्रांस की बात करें और ये जर्मनी की बात करें, दोनों के बॉर्डर टच होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है फ्रांस का ईस्टर्न बॉर्डर है जो जर्मनी की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एरिया है लोरेन का। ओके, तो इनका जन्म कहाँ होता है? बॉर्न ऑन अप्रैल 15, 1858 इन एपिनेल इन द लोरेन, फ्रांस। ये एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि हेब्रू कल्चर है इनका, जिसे हम सीधी भाषा में कहें तो यहूदी परिवार। तो ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनमें कि इनके परदादा, इनके दादा और इनके पिता तीनों ही ज्यूइश कल्चर के तहत रब्बी रह चुके होते हैं। रब्बी द टीचर, द प्रीस्ट। तो ज्यूइश कल्चर में हम टीचर को रब्बी कहते हैं। ओके, द प्रीस्ट। तो इस हिसाब से कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फैमिली थी, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश फैमिली। इसमें रहते हुए इनका परिवार भी ये चाहता था कि ये भी रब्बी टीचिंग्स ले और ये भी रब्बी की राह पर चले, ये भी रब्बिस बने, लेकिन इन्होंने वह राह नहीं अपनाई, ये बड़ी चीज़। तो ये रब्बिस की रास्ते पर नहीं चले, ये रब्बी नहीं बने, और ये 1876 में एकोले नॉर्मल सुपीरियर स्कूल में एंटर करते हैं, दैट इज़ द पेरिस। ओके, यहाँ पर एंटर करने के बाद दिस नॉर्मल सुपीरियर स्कूल जो है, इसमें एंटर करने के बाद इनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आता है, और उसी समय में ये खुद को अपनी अब तक की स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बैकग्राउंड वाली फैमिली की सोच से पृथक पाते हैं, अलग पाते हैं, और यही वो साल और यही वो समय है इनकी एंट्री का जो इन्हें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि ये एक एग्नोस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यानी कि जो भी उस समय की धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी उस समय के धार्मिक मत हैं, ये उन धार्मिक मतों से सब्सक्राइब ना करते हुए अपनी एक अलग मत रखना चाहते थे, जिसे आप ऐसा अधार्मिक नहीं कह सकते या आप ऐसा अनास्तिक भी नहीं कह सकते। एग्नोस्टिक का सेंस यहाँ पर यह है कि ये रिलीजियस लाइंस पर नहीं चल करके इन्होंने सोशल थिंकिंग की लाइन पर चलने का प्रयास किया, तो इन्होंने खुद को एग्नोस्टिक डिक्लेयर किया। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखना भी है डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एग्नोस्टिक, इस बात को ध्यान में रखना। और ये डिक्लेरेशन का जो टाइम था, ये परिवर्तन का जो समय था, वो यही था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ओके, 1887 में अपॉइंटेड लेक्चरर इन सोशल साइंसेज एंड एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डो, यानी कि ये फ्रांस की लगभग बहुत पुरानी यूनिवर्सिटियों में आती है। मुझे जहाँ तक याद आता है 15th सेंचुरी के अराउंड इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बॉर्डो यूनिवर्सिटी का। ओके, लिखने में इस तरह से आता है, बॉर्डॉक्स आप इसको लिखते हैं। ओके, सो अपॉइंटेड लेक्चरर इन सोशल साइंस, तो ये सोशल साइंस और एजुकेशन की फील्ड में लेक्चरर अपॉइंट हुए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डो में। इसके बाद अब ये अपना कामकाज करेंगे बहुत डिटेल में। इन्होंने अपनी डॉक्टरल डिसर्टेशन के तौर पर, हमें थीसिस सबमिट करनी होती है, डिसर्टेशन का काम करना होता है, अपनी डॉक्टरल डिसर्टेशंस के तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री के तहत इन्होंने 1893 में डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी को पब्लिश किया। ये डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी डॉक्टरल डिसर्टेशंस थी। ओके, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि सोशोलॉजी या सोसाइटी की फील्ड में ये बहुत ही पुख्ता कार्य कर रहे हैं, एकदम एम्पिरिकल और प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी बेस्ड वर्क इनके होंगे। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इन्होंने पब्लिश की। 1895 में इन्होंने पब्लिश किए रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। सोशोलॉजिकल मेथड जो भी फॉलो करने एक सोशोलॉजिकल ब्रांच से बिलोंग करने वाले सोशोलॉजिस्ट को, उसके रूल्स क्या होंगे। 1897 में पब्लिशेस फेमस स्टडी दैट इज़ द सुसाइड। सुसाइड पर जिक्र करते हुए ये अपने सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देंगे और आप मैस्मराइज हो जाएंगे इस चीज़ को समझते हुए कि कैसे इन्होंने इसको सुसाइड से जोड़ लिया। वो ये बताते हैं कि सुसाइड के परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई, कोई पर्सन सुसाइड तक की पोजीशन तक पहुंचा कैसे, ये थॉट उसके मन में डेवलप कैसे हुआ, ये कैसे हो पाया, ये इतना आसान तो नहीं होगा। तो समाज में बहुत से लोग आपने देखा होगा सुसाइड करते हैं,
इवन बहुत से ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया से जा करके वापस ब्रिटेन में उनके ऊपर चार्जेस लगे करप्शन के, वो उन चार्जेस से मुक्त भी हो गए, लेकिन फिर भी एक समय के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो लॉ से मुक्त भी हो गए, मॉनेटरी वेल्थ भी उनके पास बहुत है, लेकिन फिर भी सुसाइड किया, कोई कारण तो रहा होगा। तो इंडिविजुअल का कंडक्ट, इंडिविजुअल के एक्शन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है किन्हीं चीज़ों का, और इंडिविजुअल का एक्शन और कंडक्ट जो है वो कंस्ट्रेंड है ड्यू टू सम नॉर्म्स और रूल्स। वो किनका है इतना कंट्रोल? वो रूल्स और नॉर्म्स कौन है जो कंट्रोल कर रहे हैं, और एक इंडिविजुअल इस डिसीजन तक पहुंचता है कि वो सुसाइड करता है। तो इस सुसाइड नाम की अपनी पब्लिकेशन में ही वो सारा कंसेप्ट अपना सिखा देते हैं, सुसाइड में ही। ओके, तो जैसे कार्ल मार्क्स का कैपिटल बहुत फेमस थी पब्लिकेशन, इसी तरह से दुर्खेम की सुसाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, 1897 में इन्होंने पब्लिश की सुसाइड। 1902 ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, कैसे, किस तौर पर, किस पोजीशन पे? एज अ चेयर ऑफ एजुकेशन। ओके, एजुकेशन चेयर को इन्होंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में। उसके बाद इसका नाम बदला गया, इस चेयर का, चेयर ऑफ एजुकेशन का नाम 1913 में बदल के नाम रख दिया गया चेयर ऑफ एजुकेशन एंड सोशलॉजी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दुर्खेम एक तरह से फादर ऑफ फॉर सोशलॉजी हैं एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। कार्ल मार्क्स ने सोशलॉजी को एक विषय के तौर पर चुना और उस पर बात की, लेकिन एक सब्जेक्ट के थ्रू, एक सब्जेक्ट कंसेप्ट, एक फैकल्टी, एक फॉर्मल डिसिप्लिन कॉन्टेक्स्ट में फादर ऑफ सोशलॉजी ऑफ दुर्खेम को मान सकते हैं, क्योंकि दुर्खेम ने पहली बार 1913 में एज अ प्रोफेसर ऑफ सोशलॉजी यानी कि चेयर ऑफ एजुकेशन एंड सोशलॉजी ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में, पेरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में। इतनी बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? तो आपसे कोई पूछे फादर ऑफ सोशलॉजी कौन होंगे, कार्ल मार्क्स या फिर दुर्खेम? दुर्खेम एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। ओके, आप इन्हें फिर काउंट कर सकते हैं इज द फादर ऑफ सोशलॉजी। समाज पर विचार करके उसके विषय में सब बताना अलग बात है, लेकिन समाज पर विचार किन मेथडोलॉजीज के तहत करना, किन फॉर्मेट्स को फॉलो करना चाहिए, कैसी एम्पिरिकल टेक्निक्स को फॉलो करके आप कंक्लूजन्स डिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया के तहत एक फॉर्मल प्रोसीजर स्टेबल करके उसे एक डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ों से दुर्खेम जुड़े हुए हैं। इतनी बात समझ में आई? 1912 में पब्लिशेस द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ये भी बहुत ज़रूरी था, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ। एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस फैमिली से होने के के कारण ही इनको हमेशा ये फीलिंग रही कि हमें रिलीजन के प्रति अपनी अप्रोच, अपने थॉट्स सेकुलर रखने चाहिए, और अपनी इस इच्छा की पूर्ति इन्होंने जीवन के अंतिम कालों में जाकर के की, अपनी इस पब्लिकेशन के माध्यम से। इसके माध्यम से अपनी इस इच्छा की पूर्ति इन्होंने की कि हमें रिलीजन को सेकुलर मैनर में अप्रोच करना चाहिए, और वो थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ओके, 1907 में ये इनका देहांत हो गया 59 की एज में, इनके पुत्र के देहांत के अफसोस के चक्कर में। ओके, उसका अफसोस लगा और इनका देहांत हो गया। तो देखिए, बड़ी यंग एज में लोग ख़त्म हो जाते थे, 63, 59, उतने में ये इतना कुछ कर कुर के दे देते थे समाज को। ये भी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो विचारों का जो विवेक इनका रहता होगा, जो विचारों की गहनता रहती होगी, अध्ययन का जो इनका क्षेत्र रहता होगा, वो बड़ा गहरा था, बड़ा विस्तृत था, बहुत ही वृहद था। यह बड़ी बात है। दुर्खेम के बारे में जानकारी मिल गई। ये किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते थे? ये ज़रूरी है क्योंकि इसका प्रभाव है इनकी सोच पर। ज्यूइश ही नहीं, ये एक ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि उस ज्यूइश फैमिली की जड़ें धर्म से बहुत गहरी जुड़ी हुई थी। क्योंकि जिस परिवार में उस समय में 3 रब्बीस निकले हों, और परिवार आपको भी रब्बिस की राह पर डालना चाहता हो, ऐसे परिवार से उभर करके आना एक अलग ही नज़रिया रखवाएगा इनका एक पर्सनैलिटी के तौर पर। इतनी बात समझ में आई? और बड़े स्तर पर इन्होंने एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन सोशलॉजी के क्षेत्र में काम किया है, अलग अलग क्षेत्रों में। ओके, और ये 1913 से एज अ प्रोफेसर ऑफ सोशलॉजी, एज अ चेयर ऑफ एजुकेशन एंड सोशलॉजी काम कर रहे थे। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने यहाँ पर लिखा है फादर ऑफ सोशलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन। कहानी क्लियर हुई? हमने लिखा है डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एग्नोस्टिक, तो एक धार्मिक परिवार। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ, इस चीज़ को समझाता हूँ।
देखिए अमूमन ये जो दौर हुआ करता था, चाहे इंडिया में बात करें चाहे यूरोप की बात करें, हम वर्ल्ड में किसी भी क्षेत्र की बात करें, इस दौर में आप ये देखेंगे कि रिलीजियस थॉट्स बहुत डोमिनेंट हुआ करते थे सोसाइटी पे। सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का कंडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मैनर में सोशल वैल्यूज़, सोशल नॉर्म्स से बाउंड होता था, और ये सोशल वैल्यूज़, ये सोशल आइडियाज़, ये नॉर्म्स स्ट्रांगली बेस्ड होते थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस आइडियोलॉजीज़, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स पर। तो रिलीजन जो कहता था, चाहे आप वो प्रैक्टिसेस की फॉर्म में बात कर लें या उस धर्म की जो अवधारणा है, जो उसकी आइडियोलॉजीज़ हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरह की उनकी डॉक्ट्रिन्स, कोई प्रिंसिपल्स, उस पर बेस्ड होते थे सोसाइटी के या आइडियाज़, नॉर्म्स और वैल्यूज़। और इन आइडियाज़, नॉर्म्स और वैल्यूज़ से स्ट्रांगली रेगुलेटेड होता था एक इंडिविजुअल का बिहेवियर। एक इंडिविजुअल उस दायरे से बाहर नहीं जा पाता था। यही कारण है कि जब भी आप अपने आसपास किसी भी तरह की सफरिंग्स देखते थे, या जब भी आप किसी भी तरह की ऑपरेसिंग एटीट्यूड देखते थे, ऑपरेस्ड लोगों को, सप्रेस्ड लोगों को देखते थे, एट्रोसिटीज़ देखते थे, ह्यूमिलिएशन देखते थे, तब आप विचार की तरफ बढ़ते थे। और जब आप विचारों की ओर बढ़ते थे तो आप ये पाते थे कि विचार करने के लिए जो आपको स्पेस और स्कोप है वो बड़ा सीमित है, क्योंकि इससे थोड़ा भी बाहर विचार करते हैं तो आपको सीधे धर्म के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है कि इसके विचार अधर्मी हैं, इसकी सोच अधर्मी है, ये सामाजिक नियमों के विरुद्ध जाना चाहता है, वो पायस रूल्स रेगुलेशंस जो धर्म की पवित्रता पर खड़े हैं ये उनको चुनौती देना चाहता है। ऐसे में समाज तेज़ी से आपके विरुद्ध होता था, आपका बहिष्कार भी किया जाता था, आपको नकार दिया जाता था, एक सोशल एलिमेंट नहीं माना जाता था, आपको माना जाता था कि ये सोसाइटी को पॉल्यूट करने वाला एलिमेंट है। तो ऐसे में आप हमेशा नोटिस करेंगे, इस दौर की मैं अगर बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा फेज़ है 18th 19th सेंचुरी का, इवन 20th सेंचुरी में भी यू विल नोटिस कि तकरीबन जो विचारक हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जिनके कुछ इस तरह के थॉट्स हैं, वो खुद को सबसे पहले उस धर्म की बेड़ियों से मुक्त करते थे। वो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग खुद को या तो एथीस्ट डिक्लेयर करते पाए जाएंगे या एग्नोस्टिक डिक्लेयर करते पाए जाएंगे। इस तरह के शब्द वो हमेशा अपने लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहली और सबसे प्राइम, सुप्रीम और मोस्ट पॉपुलर बॉन्डेज थी जो आपको बॉन्ड करती थी टू थिंक फ्री। आपको मुक्त सोचने से बॉन्ड कौन करते थी? यही वाली बॉन्डेज जो रिलीजन के वाया आती थी। ऐसे में सबसे पहला कदम ही आपका ये होता था कि आप खुद को इस बॉन्डेज से ही मुक्त कराते थे। तो उस ज़माने में ये एक सिस्टम था जिसमें आप ये कम्प्लीटली डिक्लेयर करते थे, समाज के सामने ऑफिशियली डिक्लेयर करते थे कि भाई मैं नहीं मानता इस कट्टरपंथी को, इस विचारधारा को, और मेरे नज़र में नज़रिया धर्म को लेकर के कुछ अलग होना चाहिए। ऐसे में ये लोग चाहे धर्म को नहीं मान रहे या धर्म के उन सिद्धांतों को नहीं मान रहे जैसा उस जमे में समाज मांग रहा है, लेकिन इनके नज़रिए से देखा जाए तो धर्म के बहुत सारे अलग डायमेंशंस होते थे। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण ये है कि इनमें मानवीयता बहुत भरी रहती थी। ये मानव के हितों के हेतु ही धर्म के उस प्लेटफॉर्म से अलग जाकर के विचार करने की इच्छा रखते थे। ऐसा ही कंसेप्ट आपको भगत सिंह में भी नज़र आता है। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो अगर हम कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करें तो कम्युनिस्ट सोसाइटी खुद को एक एथीस्ट सोसाइटी डिक्लेयर करती है, और उसके द्वारा खुद को एथीस्ट सोसाइटी डिक्लेयर करना ही ये एक कारण हो जाता है। उस प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल रीजंस तो उसके कई हैं, हमने कई बार चर्चा की, लेकिन महत्वपूर्ण कारण ये है कि धर्म के जो कारण हैं, जो धर्म के सिद्धांत हैं, धर्म की विचारधाराएं जो हैं, वो समाज के चलने का आधार नहीं बननी चाहिए। इसके तहत फिर वो जो ग्रंथ हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है और ऐतिहासिक तौर पर उस धर्म को की आड़ लेकर के जैसा समाज बनाया गया, उसके तहत जो डिस्क्रिमिनेशंस और डिस्क्रिपेंसीज हैं, फिर हम उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समाज फिर उसे कंटिन्यू कराना चाहेगा। इसके तहत अगर हम समाज में ये क्रांति लाना चाहते हैं, ये रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, तो पहले हमें सबसे पहले उसका आधार क्रांति करना पड़ेगा, आधार बदलना पड़ेगा। तो ये भी एक कारण रहा होगा कि कार्ल मार्क्स ने यही कहा कि किसी भी तरह के सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस तो वो सुपर स्ट्रक्चर है, लेकिन जो बेस है वो उस समाज की जो नॉर्म्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उसका बेस कोई
आइडियाज़ ऑफ रिलीजन नहीं है, किसी तरह के आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, उसका बेस जो है वो है मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो आप ये विचार ना करें कि इस समाज को बदला नहीं जा सकता, आप ये विचार ना करें कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, आप ये विचार ना करें कि इस सप्रेशन को, इस ऑपरेशन के दौर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये 100% मुमकिन है और ह्यूमन डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू एडवांस करता आया है और आज दिन तक उस एडवांसमेंट का आधार एक तरह का मोड ऑफ प्रोडक्शन का परिवर्तन ही है। तो आप फिर से एक मोड ऑफ प्रोडक्शन का परिवर्तन करिए और आप कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में एंटर करेंगे, डोंट थिंक अबाउट दैट। और जैसा फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन और सोशलिस्ट सोसाइटी का होगा, फिर वैसा आपका नया सुपर स्ट्रक्चर उभरेगा। तो वैसे ही सोशल आइडियाज़ आप डेवलप करें, वैसे ही पॉलिटिकल आइडियाज़, तो समाज भी वैसे ही ऑर्गेनाइज होगा और फिर राजनीति भी वैसे ही ऑर्गेनाइज होगी। इसके तहत कोई डिवाइन सेंक्टिटी की या कोई रिलीजियस ऑर्डेन या रिलीजियस ऑर्डर की आपको नीड नहीं है। इट इज़ द सिंपल केस ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन। जस्ट चेंज द मोड ऑफ प्रोडक्शन, सोसाइटी विल अल्टीमेटली चेंज एंड ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस विल चेंज। डोंट वरी अबाउट दैट। आप कोई पुण्य पाप का कहानी नहीं है यहाँ पर। ठीक ऐसा ही कंसेप्ट हमें यहाँ पर अब देखें तो हम ये समझ पा रहे हैं कि समाज बहुत स्ट्रांगली इस तरह की विचारधारा से बाउंड है। इस विचारधारा से मुक्त करा करके ही आप उस वंचित समाज को, उस डिप्राइव्ड सोसाइटी को आगे ला सकते थे, या फिर आप सही मायने में सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते थे, ऐसा कह सकते थे। क्योंकि जो वंचित नहीं है, जो कि प्रिविलेज्ड है, उसके प्रिविलेजेस भी एक तरह से सैंक्टिफाई प्रिविलेजेस हों, लेजिटिमेट प्रिविलेजेस हों, यह भी तो इंश्योर करना ज़रूरी है ना। तो समाज का सही रूप में विकास यदि करना है तो इनको ऐसा लगता था कि हमें पहले खुद को धर्म की बेड़ियों से मुक्त करा करके विचार करना पड़ेगा। लेकिन बार बार मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि धर्म का अर्थ हम बहुत ही कंसंट्रेटेड सिंपल मैनर में ले लेते हैं। उस समय में प्रचलित विचार, उस समय में प्रचलित धार्मिक मान्यताएं, उस समय में प्रचलित सिद्धांत, धर्म तो इतना विशाल है, धर्म तो इतना बृहद है, इतना प्रगाढ़ है कि वो किसी एक समय में सीमित हो ही नहीं सकता, एक काल, एक खंड में सीमित नहीं होता। और जो धर्म मानव कल्याण हेतु हो वही सर्वोपरि होता है। तो हो सकता है एक नए धर्म का, एक नई सोच का, या पहले से स्थापित एक धर्म के एक नए आयाम की स्थापना हो जाए। जैसा आप अगर हिंदुइज्म की भी बात करें तो उसमें समय समय में कई डायमेंशंस ऐड होते रहे हैं और वो सारे डायमेंशंस इन टोटलिटी मिलकर के फिर हिंदुइज्म का पार्ट बन जाते हैं, दैट्स ऑल। तो कई बार ऐसा होता है कि रिलीजन का जो यूज़ हो रहा है उसके एक डायमेंशन को ही आपके सामने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत प्रेजेंट किया जाता है। हो सकता है कोई रीडीमर आ जाता है, हो सकता है कोई थिंकर आता है, कोई फिलोसोफर आता है जो उसी एग्जिस्टिंग रिलीजन के कई नए डायमेंशंस आपको अवगत कराता है और फिर उसके तहत आपकी जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं या जो आपका अतिक्रमण हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो समाप्त हो जाती है। और कई बार जब समाज में अच्छा खासा संख्या बल उस धर्म से प्रेरित उस सोच को मिला हो जिसमें कि फिर परिवर्तन ला पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा होता है, फिर जो लोग परिवर्तन चाहते हैं उनको लेकर के एक नया धर्म शुरू कर दिया जाता है। फिर ऐसा भी हो जाता है क्योंकि जो थिंकर है, जो फिलोसोफर है, जो समाज का विकास चाहता है वो कुछ तो करेगा। यदि वो दिख पा रहा है कि अच्छा खासा समाज अब लिप्त हो चुका है इस विचारधारा में और ऐसे में अब इसी के धर्म के नए डायमेंशन के वाया परिवर्तन मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर वो उन लोगों को लेकर के अपने साथ चल देते हैं और एक नए धर्म की स्थापना नए सिद्धांतों के आधार पर कर देते हैं जिनमें कि विकास हो, जिनमें कि समानता हो, जिसमें कि सहभागिता हो, जिसमें कि सबका विकास हो। तो इस तरह से ये समाज में समय समय पर होता रहा है। आई बात समझ में? दैट इज़ ऑल। तो ये जो नए धर्म देने की बात करते हो या नए उसी एग्जिस्टिंग धर्म के नए डायमेंशन की ओर ले जाने की बात करते हो या फिर कोई नया धर्म नहीं दे करके या उस धर्म के भी किसी नए डायमेंशन की ओर ना जा करके सीधे कार्ल मार्क्स की तरह एक एथीस्ट कंसेप्ट दे जिसमें कि वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को ही बेसिस बनाते हो। क्योंकि अगर आप सिखिज्म को देखें तो गुरु नानक देव जी आपको एक नए धर्म की ओर लेकर के आए। वो भक्ति मूवमेंट के तहत ही देखा जाए आपको तो वो निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते हैं, निर्गुण विचारधारा है उनकी, वो आपको एक नए धर्म की ओर लेकर के जाए। लेकिन अब कार्ल मार्क्स की ओर देखें तो बिल्कुल एथीस्ट सिस्टम है उनका, उन्होंने धर्म को आधार बनाया ही नहीं, वो तो बिल्कुल दूसरी ही दिशा में मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको ले आए। उन्होंने जो ऑप्रेस्ड क्लास है दैट इज द वर्किंग क्लास, उसको निकाला उस समाज से
और उसे मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ जोड़ा और ये बताया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर ही क्रांति होती है, क्लास इंटरेस्ट होते हैं और आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है और प्रोडक्शन रिलेशंस यानी कि ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी भी आपके पास नहीं है। ऐसे में आपका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर है इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दें, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे आपके पास हों, जनता के पास, और जो प्रोडक्शन रिलेशंस हो ऑनरशिप एंड कंट्रोल वो आपके द्वारा स्थापित राज्य में हो, यानी कि स्टेट एस्टेब्लिश्ड बाय यू पीपल। इसको कर दीजिए, सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो नई धर्म देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, नया एथीस्ट कंसेप्ट दे करके ही आपने परिवर्तन कर दिया, नास्तिक सिद्धांत दे करके ही आपने परिवर्तन कर दिया, एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी के वाया ही चेंज करा दिया। रशिया उसी के आधार पर फिर स्थापित हो गया। रिलीजन वही रहा, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, लेकिन विचार पूरी तरह से बदल गया। आई बात समझ में? ये चीज समझ में आई? कई बारी धर्म दे करके किया जाता है, कई बारी देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, दैट इज द कंसेप्ट। इस्लाम ने भी धर्म दे करके ये किया, क्रिश्चियनिटी ने भी ये धर्म दे करके किया। एक ज़माने में मूसा आए थे, दैट इज़ द मोसेस, उन्होंने ज्यूइश रिलीजन दे करके ये किया, और सिखिज़म ने सिख धर्म दे करके ये किया। तो धर्म दे करके भी होता है और अनास्तिक सिद्धांतों के माध्यम से भी परिवर्तन होता है। तो आप किसी भी तरह से रिफॉर्म्स या ला सकते हैं। तो आप रिलीजियस, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म भी ला सकते हैं, सामाजिक धार्मिक रिफॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं आए हैं भारत में। और बुद्धिज़्म जैनिज़्म आपने देखा तो वो धर्म के तहत रिफॉर्म्स आए। बुद्धिज़्म एक रिफॉर्म लेकर के आया, जैनिज़्म एक रिफॉर्म लेकर के आया, वो धर्म के तहत पर आया। लेकिन यहाँ पर अगर कार्ल मार्क्स के हम रिफॉर्म की बात करें तो ये धर्म के आधार पर रिफॉर्म नहीं था, ये गैर धार्मिक रिफॉर्म था, ये नास्तिक, ये नास्तिक, मैंने पहले अनास्तिक तो नहीं कह दिया था, हाँ ये अनास्तिक कह दिया था, हाँ ये नास्तिक सिद्धांत पर बेस्ड एक रिफॉर्म था। आई बात समझ में? दैट इज द कंसेप्ट। हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए। इसलिए फिर जहाँ सोशल कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट सोसाइटी में धर्म का वो आधार किसी भी तरह की, जो समाज की बात करें या फिर राजनीति की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, उसमें नहीं रहता। मोड ऑफ प्रोडक्शन से संबंध जो है वो परिभाषित होते हैं और इसमें जनता की भागीदारी सर्वोपरि होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ही अगर हम दुर्खेम की भी बात करें तो वो भी इसी दौर में थे और वो भी खुलकर विचार करना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि धर्म के एक, हम धर्मनिरपेक्ष पक्ष को समझें, दैट इज़ द सेकुलर डोमेन को समझें। इसलिए उन्होंने खुद को एग्नोस्टिक डिक्लेयर किया। नहीं तो फिर वो हो सकता है कि रियल वर्चुअस कैरेक्टर अचीव ही नहीं कर पाते, जिसके वाया वो हो सकता है सोशोलॉजी की फील्ड के तहत वो चीज़ें ना आइडेंटिफाई करा सकें जिसकी वजह से आप परेशान हैं, सुसाइड्स हैं, और जिन नॉर्म्स और रूल्स में आप बाउंड हैं। ओके, क्लियर कहानी? लेकिन एग्नोस्टिक डिक्लेयर करने के बावजूद भी एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये जो ज्यूइश फैमिली से वो बिलोंग करते थे, इसका बहुत बड़ा प्रभाव उन पर ये रहा, दैट इज़ द मॉरल अपब्रिंगिंग। उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही मॉरल हुई, क्योंकि फैमिली में तीन ज्यूइश प्रीस्ट रह चुके हैं, तो नेचुरली इमोरल और मॉरल चीज़ों पर ऑलवेज विचार होता होगा, नैतिक अनैतिक पर हमेशा विचार होता होगा। तो ऐसे में जो परवरिश हुई है दुर्खेम की, वो बहुत ही नैतिक परवरिश हुई है, बहुत ही मॉरल अपब्रिंगिंग हुई है, और उनकी इस मॉरल अपब्रिंगिंग का सीधा इन्फ्लुएंस उनकी सोशल थिंकिंग पर पड़ता है। तो आज जब आप उनकी सोशोलॉजिकल थिंकिंग पढ़ते हैं, आप देख पाएंगे कि वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है ड्यूरिंग द फेज ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ दुर्खेम, और वो अपब्रिंगिंग का फेज मॉरल अपब्रिंगिंग फेज था। उस पर फिर कहानी आ जाती है उनके ज्यूइश फैमिली का प्रभाव। ओके, यानी कि वो एक ऐसे अराजक या अनैतिक परिवार या समाज में नहीं जन्मे पले, वो एक बहुत ही नैतिक और सभ्य परिवार के विचारों के तहत जन्मे पले। आई बात समझ में? जिसका प्रभाव ही है कि उनके विचार अब आपको यहाँ पर नजर आएंगे। दुर्खेम ये कहते हैं कि जो मॉरल कोड्स हैं हमारी सोसाइटी में भी, आज आप देखें कुछ चीज़ें नैतिक हैं, कुछ अनैतिक हैं। आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्या करें? नैतिक कार्य करें या अनैतिक? आपको कहा जाता है ना यार ये तो इमोरल है, 2 सेकंड लगते हैं आप ये कहते हैं यार दिस इज इमोरल, या फिर 2 ही सेकंड में आप कहते हैं कि मैंने ये जो किया बिल्कुल